हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं भूगोल का एनसीईआरटी क्लास 6 की छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जूम करते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व एवं स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे को कुछ पर्वतों को के नाम बताइए। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, शिवालिक, केटू। ठीक है, ऐसे पहाड़ों के नाम बताना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर क्लास 6 का सॉरी दोस्तों, ये बैक हो गया। हाँ चलिए, आपने इसमें कुछ स्थलों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे, आइए चित्र पहले देख लेते हैं क्योंकि इसमें इसी से स्टार्ट किया गया है। देखिए ये चित्र आप देखिए, इसी से रिलेटेड ऊपर का चैप्टर है। इसे क्या बोलते हैं, ये पर्वत है, ये पठार है, ये झील है, सहायक नदी, एक नदी आके दूसरी नदी से मिलती है, उसे सहायक नदी बोलते हैं। मैदान, वितरिका, ये डेल्टा है जहाँ से नदियाँ आगे, जो नदियों का मुहाना होता है वो डेल्टा कहलाता है, नदी मुहाना। प्रायद्वीप, जल संधि, तट, जल संधि द्वीप, समुद्र, ये है पहाड़ी, ये है घाटी। ठीक है, जो पहाड़ों से घिरा हो, तीन कोना, उसके बीच की खाई को बोलते हैं घाटी। यह है पर्वत श्रृंखला। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप, स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने का को अपर्दन कहते हैं। जैसे पृथ्वी के कुछ जैसे पहाड़ होते हैं वो भूस्खलित होकर नीचे गिर जाते हैं तो उसे अपर्दन बोला जाता है। कहते हैं अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को निम्न ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। आइए इसमें क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। पर्वत बनना, आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए, कागजों की मेज पर रखिए। चलिए ये किसी काम का नहीं है, आगे इसको पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे 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 आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकती है जिसे श्रृंखला, ये चित्र दिया हुआ है। ये वलित पर्वत, भूपर्पटी, ये है पर्वत। आगे बढ़ते हैं।
कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज़। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हिमालय कहाँ है, आल्प्स पर्वत कहाँ है, एंडीज़ कहाँ है, एशिया, यूरोप, अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, आपको ये बताना है। एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वतों, खैर आपका जवाब इसी में है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। वलित पर्वत हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हार्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। यूरोप की राइन घाटी यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। आइए ये चित्र देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, भ्रंशोत्थ पर्वत का चित्र दिया हुआ है। ये है उत्खंड भ्रंश और ये है द्रोणिका भ्रंश। मतलब जो उठे हुए भाग होते हैं वो उत्खंड भ्रंश होते हैं, जो दबे हुए भाग होते हैं वो द्रोणिका भ्रंश कहे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ जमी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में और वहाँ से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, इसलिए वह जल का बहुत ही शुद्धतम स्रोत होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे देखिए, ये ज्वालामुखी के बारे में दिया हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत, ये है लावा, ये जो निकल रहा है। जैसे इंसानों में ब्लड होता है वैसे पृथ्वी के अंदर भी एक ब्लड है जिसको लावा बोलते हैं। ये ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं। राख, भाप और गैस युक्त और लावा किनारों से निकलती पिघली हुई चट्टानों का लावा कहलाती है। ये एकदम क्लियर है नहीं वैसे। देखिए, ये खेल होते हैं। ये खेल हैं जो बर्फ़ में खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग, थोड़ा जूम करते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल
खेले जाते हैं। पठार पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की सतह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में से लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडुरु जलप्रपात, कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में स्मरणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियों द्वारा ढलानों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे और ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, शिल्ट घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों में मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी के द्वारा का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ उपलब्ध हो जाती हैं जैसे पानी होता है, मैदानी क्षेत्र है, आसपास ज़रूर नदियाँ होंगी, तो वहाँ मनुष्यों का बसाव ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ घनी आबादी हो जाता है। क्योंकि मकानों के बनने तथा जहाँ जितनी सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहाँ उतनी जनसंख्या होगी, सीधी सी बात है। खेती के लिए यहाँ समतल भूमि प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, जहाँ पानी मनुष्यों के जीवन को चलाने वाली चीज़ों का उपलब्धता होगा, वस्तुएं उपलब्ध होंगी, वहाँ मनुष्य बसना चाहेगा। अब इतिहास में देखें कि जहाँ नदियाँ थीं वहीं मानव जीवन का विकास उन्हीं जगहों पर ज़्यादा हुआ। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारी चुनौतियाँ भी होती हैं, जैसे बाढ़ तो नहीं आती है, लेकिन भूकंप जैसी समस्या होती है, ज्वालामुखी जैसी समस्या होती है, और वर्षा, भूस्खलन, और वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा की व्यवस्था कम होती है, इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे चुनौतियाँ बहुत हैं।
जो कि मैदानी भागों में नहीं है। उगाना घर मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना, और यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाना आसान नहीं होता है, वहाँ परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं। भले ही वो प्राकृतिक दृष्टिकोण से मनुष्यों को बहुत अच्छे लगते हैं, घूमने की जगह बहुत अच्छी होती है, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं हो पाती हैं सड़कें पर। लेकिन अब तो सरकारें काफ़ी हद तक पहाड़ों में टूरिज़्म का बढ़ाया जा रहा है और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इस सड़कें बनाना पर्वतीय और पहाड़ी लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो रहे हैं। सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। देखिए, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, ये कभी भी मानव का नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन नुकसान कैसे हो जाता है? क्योंकि मानव द्वारा ही जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वो मानव के कारण ही आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान होता है, वो प्राकृतिक आपदाएं कभी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो मानवकृत आपदाएं होती हैं, क्योंकि मानव ने खड़ी कर दी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गिरेगा ही। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम अपने आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका हम अपने आसपास के क्षेत्र में से पता लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारे कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये देखिए, यहाँ भूमियाँ दी गई हैं कई प्रकार की। ये रेगिस्तानी भूमि है, ये समुद्री भूमि है, और ये जंगली भूमि है, और ये जलमंडल है। यहाँ पे गतिविधियाँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये है पहाड़ी इलाका। ये पहाड़ी इलाकों में कैसे बसावट दूर दूर होता है, ये देखिए। चित्र दिखाए में जल क्रीड़ाओं के बारे में बताइए, दिखाए गए परिवहन के साधनों के बारे में बताइए। देखिए, ये पहाड़ी इलाकों में सड़कें जो है बर्फ़ में बदल से ढक जाती हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में जानवर इनके लिए तो सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के पास जानवर है, उनके लिए फिर चराई के साधन उपलब्ध होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको इन सभी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार के नाम कौन कौन से हैं, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, क्या स्थल रूप कौन कौन है, एक एक लाइन का आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हैं तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? पर्वत में जनसंख्या कम होती है, क्यों? अब देखिए, इसका आंसर आपको देना है पर्वतों एवं इसका तो देना ही देना है कमेंट बॉक्स में। आप चाहे जब वीडियो देख रहे हो, चाहे जब भी देखें, जो भी देखो, प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि कमेंट में आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, कैसे? हिमानी कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार कहाँ स्थित हैं? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यांगसे नदी कहाँ बहती है? यूरोप में महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए कौन सी है? देखिए, इसका मैं आंसर बता दूँ, लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टिक करना है, लिखना है, ताकि आपको याद रहे। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, कैसे? अभिमुखता से या ऊंचाई से? तो ये ऊंचाई से। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगसे नदी कहाँ है? चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैदान। हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण है, बताइए कौन कौन से हैं? हिमालय एवं
आल्प्स क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। पर्वतों का एक क्रम है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से क्षेत्र बताइए। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए। आने वाले समय में मैं यूपीपीएससी का PYQs ले आ रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद मैं उस PYQs पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आगे बढ़ाइए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।